हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सब कुछ आपको बिल्कुल निःशुल्क में मिलता है, वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। अब हम बात करने वाले हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो हम बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज को करने वाले हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी के। तो स्टार्ट करें। क्या हम एमसीक्यू देखने वाले हैं? तो आपने वीडियो सारे देख रहे होंगे, तो एमसीक्यू तो आपसे बनने चाहिए। तो खटाखट जवाब देंगे, खटाखट अपन आगे बढ़ेंगे और उससे संबंधित कोई जानकारी होगी तो उसको भी हम एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। चले आगे। अब बात आ गई भाई, पहला सवाल आपके सामने, बीघा और गुंठा क्या है। अब समस्या फंस गई, बोले बीघा गुंठा क्या पढ़ा था हमने? ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था। बीघा गुंठा क्या है? तो आपने हेक्टेयर सुना होगा, हेक्टेयर के बारे में आप जानते होंगे। हेक्टेयर चूंकि बड़ी मानक इकाई थी, काफी बड़ा होता है। 100 मान लीजिए कि इसमें कितने 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, तो बड़ी चीज हो जाती है। ऐसे ही स्थानीय स्तर पर, जैसे बीघा और गुंठा क्या है, चूंकि मैंने हेक्टर लिख दिया है तो समझ में आ जाना चाहिए कि गांव के घर का प्रकार नहीं होगा, संकर बीज नहीं होंगे, अनाज की माप की इकाई नहीं होगी। मतलब क्या हो गया, गांव में स्थानीय स्तर पर प्रचलित भूमि की माप की इकाइयां जो है उनको बीघा या गुंठा कहा जाता है। अब बाकी के 3 पर बात कर ले। गांव के घर के प्रकार कैसे होते हैं? या तो कच्चे होते हैं या थोड़ा सा पक्के होते हैं, बस ऐसे चलते हैं गांव के अंदर। संकर बीज का मतलब क्या होता है? संकर बीज कहते हैं हम HY हाई यील्ड वैरायटी कहलाती है। HYV हाई यील्ड वैरायटी कहलाती है। इनको संकर बीज कहते हैं। कई सारे बीज आते हैं अलग अलग, बीटी के नाम से या अलग अलग, तो जिनमें ज्यादा पैदावार करते हैं। अनाज की माप की इकाइयां या तो हम किसी बर्तन से मापते हैं, या तराजू से मापते हैं, या क्विंटल से मापते हैं, या ट्रॉली से मापते हैं, वो अलग अलग होता है, तो वो एक अलग तरीका। तो क्या हो गया, बीघा गुंठा गांव में भूमि क्षेत्र की माप इकाइयां हो गई, है ना। तो ये सही जवाब हो गया। अब चले आगे। तो आगे चलते अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 2। किसी व्यवसाय को संचालित करने के लिए जुटाए गए वित्त को क्या कहते हैं? किसी भी व्यवसाय, आपको खेती करनी है, खेती में भी वित्त चाहिए, है ना। आपको व्यापार करना है, व्यापार के लिए भी खेती चाहिए। आपको डेयरी चलाना है, उसके लिए भी आपको कुछ पैसा चाहिए, जानवर खरीदने पड़ेंगे। आपको कोई कारखाना लगाना है, आपको कुछ भी करना है, कोई भी चीज आप करना चाहते हैं, आपको कुछ वित्त की आवश्यकता होती है, कुछ फाइनेंस की आवश्यकता होती है। उसको कैसे इकट्ठा करेंगे? तो उसको कहते हैं क्या? पूंजी कहते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? पूंजी कहलाएगा। बाकी श्रम, उद्यम और भूमिका कहलाता है। मैं बता देता हूं आपको। श्रम मतलब कार्य जो किया जाता है ना, कार्य जो किया जाता है उसको श्रम कहते हैं। और इस कार्य को करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उसको श्रमिक कहते हैं। उद्यम मतलब जो कारखाना लगाता है ना, तो वो उद्यम मतलब क्या हो गया कि एक प्रकार का प्रक्रम हो गया, मतलब जो कोई फैक्ट्री लगी तो वो उद्यम हो जाएगा। सरकारी उद्यम हो गया, निजी उद्यम हो गया। भूमि आप समझते हैं, जिस पर हम खेती करते हैं, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम सोते हैं, जिस पर हम व्यापार करते, चलते घूमते, सब वो भूमि कहलाती है, आप समझते हैं, है ना। तो ये बात होगी पूंजी की। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। एक खेतीहर मजदूर के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी क्या है? निर्धारित न्यूनतम मजदूरी क्या है? 180, 390, 300 और 120। आपको पता है मार्च 2017 से सरकार ने खेतीहर मजदूरों के लिए मजदूरी कितनी कर दी है? 300 कर दी है। मिलती नहीं है इतनी, कभी 200, कभी 180, कभी 220 ऐसी मिलती है, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी कितनी है? तो निर्धारित मजदूरी है 300। और ये मजदूरी जो निर्धारित की गई है वो महिला और पुरुष दोनों के लिए बराबर की गई है। जबकि अगर आप प्रैक्टिकल देखेंगे, अगर आप जाकर खेत पर देखेंगे, तो पुरुष को मिलेगा 220, तो महिला को मिलेगा 200। पुरुष को मिलेगा 220, तो कई महिला को मिलेगा 180। पुरुष को मिल रहा है 200, तो महिला को मिलेगा 150। ऐसा अंतर आपको देखने को मिलेगा, जबकि काम बराबर करना पड़ता है। ये मानसिकता रहती है कि पुरुष ज्यादा काम करेगा, ताकत ज्यादा होती है उसमें, और महिला कम काम करेगी, ऐसा मान के चलते, जबकि काम लगभग बराबर होता है, लेकिन महिला को पैसा कम मिलेगा। तो ये 300 वाली बात हो गई। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4। हरित क्रांति ने किसानों का परिचय करवाया। गेहूं चावल से, हरी सब्जियों की खेती से, गन्ने की खेती से, जंगली खेती से। लोग जंगल की खेती से परिचित थे, गन्ने की खेती से परिचित थे, हरी सब्जी से परिचित थे और गेहूं चावल की खेती से भी परिचित थे।
लेकिन पूरे भारत के परिचित नहीं थे गेहूं चावल की। सब्जी सब जगह होती है, गन्ने का तो उतना हुआ नहीं, जंगली खेती का भी कोई लॉजिक नहीं है। तो परिचय जो करवाया वो हुआ किससे? गेहूं चावल की खेती। अब हरित क्रांति होती क्या है इसको हम देख लेते हैं। हरित क्रांति जो है ये क्या हो गई? आपका उत्पादन बढ़ाने के तरीकों पर काम किया इनने, है ना। क्या किया? उत्पादन बढ़ाने के, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए, है ना, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए, है ना, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया? इस क्रांति का वो तरीके इन्हें इजाद किए। जैसे क्या करें कि आप रासायनिक क्या हो गया? रासायनिक खाद पढ़ा होगा आपने, कीटनाशक, सिंचाई के अलग अलग तरीके इन्हें बता दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? HYV सीड इन्हें बता दिए। ये सब चीजें कर दी। हरित क्रांति के भारत में जो जनक हैं वो कहलाते हैं MS स्वामीनाथन। कौन कहलाते हैं? इसके जो जनक है, इसके जो पिता है वो कौन है? MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति का प्रभाव भारत में कहां पड़ा? तो आप देखेंगे पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। यहां पर हरित क्रांति का ज्यादा प्रभाव पड़ा, चूंकि यहां पर सिंचाई की व्यवस्थाएं तगड़ी थी, नहरें बनी हुई थी, पानी मिल जाता है। चूंकि हरित क्रांति में जो फसलें लगाते हैं उसमें उत्पादन ज्यादा लेने के लिए आपको सिंचाई ज्यादा करनी पड़ती है। जबकि हमने देखा था पारंपरिक तरीकों से हम खेती करते हैं, पारंपरिक बीजों का उपयोग करते हैं, सिंचाई कम उत्पादन कम। यहां पर क्या है? सिंचाई ज्यादा उत्पादन ज्यादा, रासायनिक खाद ज्यादा, कीटनाशक ज्यादा। ये सारी बातें आपको करनी पड़ेंगी। तो क्या हो गया? किससे परिचय करवा दिया? गेहूं और चावल, इन्हीं दो फसलों को हरित क्रांति में बहुत फायदा हुआ था और ये दुनिया भर में, मतलब कि भारत भर में फैल गई थी। क्लियर बात? आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। छोटे किसान भारत में कुल किसानों का लगभग कितने हैं? हमने बात की थी कि छोटे किसान भारत में कुल किसानों का लगभग कितने हैं, तो बताना है। तो लगभग 80, जबकि हमने देखा था 85। तो लगभग में बात आ गई है, तो 80 85 लगभग में एक हो जाते हैं। जबकि हम बात कर रहे थे, आपने देखा था कि अगर हम भूमि की बात करते हैं तो भूमि का बंटवारा दो प्रकार से हुआ था। छोटे किसानों के पास भूमि और क्या था? और बड़े किसान और मध्यम किसानों के पास भूमि। याद है कि नहीं? कि भूल भाल गए सब? भूलना काम नहीं करना, थोड़ी सा ध्यान लगाया करो, सुबह सुबह थोड़ी दिमाग को फोकस रखा करो, फेसबुक कम चलाया करो, है ना। तो चूंकि क्या है ना, एक बार मैंने बताया था ना कि पहले ऋषि मुनि मिलते थे जंगल में और आजकल ऋषि मुनि मिलते हैं ऑनलाइन, जिनका ध्यान मतलब उन्हें वैसे ही लगता है। तो थोड़ा सा ऑनलाइन कम रहें, चलाएं कम, सिर्फ पढ़ाई आप करें, पढ़ाई के अलावा फालतू चीजें ना देखें। चीजों का आप उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। उपयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। समय 24 घंटे अपने पास, बस। ऐसा नहीं है कि आप बढ़ा देंगे, बोले नहीं सर, बोले कल तो मैंने 48 घंटे उपयोग करे थे और आज 72 करूंगा, ऐसा आप कर नहीं सकते। तो सदुपयोग करें। छोटे किसानों के पास भूमि अगर आप देखेंगे तो लगभग कितनी है? आधी। बगल में मैं लगभग लिख देता हूं, यह है कितनी? 54% के आसपास है। और बड़े किसानों के पास भूमि कितनी है? लगभग आधी। आधी किसकी? भारत में जो कृषि योग्य भूमि है उसकी आधी आधी दोनों जगह। लेकिन जब हम किसानों की संख्या की बात करते हैं, छोटे किसानों की संख्या कितनी होती है? 85% किसान होते हैं। ये कितने होते हैं? 85% किसान होते हैं। तो इसमें सही जवाब 80 लिखा है, तो लगभग 80 के आसपास, चूंकि इसमें पूछा है कि लगभग लगा दिया। और ये कितने हैं? लगभग 15% के आसपास। क्लियर बात? तो सही आंसर समझ में आया क्या है? ये वाली कहानी भी अपन ने देख ली क्या है, जो पढ़ चुके थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 6, खेती के नए तरीकों में खाली स्थान की जरूरत होती है, कम पूंजी की। नए तरीके का मतलब क्या है? नए तरीके का मतलब है कि आधुनिक तरीके से खेती करना। और आधुनिक तरीके से खेती करने का मतलब हो गया कि भैया मशीन खरीद लेना, पैसा लगेगा। खाद खरीदना, पैसा लगेगा। कीटनाशक खरीदना, पैसा लगेगा, है ना। बीज खरीदना, क्योंकि इसमें आप क्या खरीदें, कैसे? HYV बीज खरीदेंगे, पैसा लगेगा।
ट्रैक्टर खरीदना पैसा लगेगा, मशीन का ही पार्ट हो जाएगा। फिर सिंचाई के लिए लाइट का कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए पैसा लगेगा। मतलब आधुनिक तरीके में किसकी जरूरत ज्यादा है, कम भूमि की, ये तो नहीं कह सकते। अधिक पूंजी की, ये भी जरूरी है। मशीनरी की, ये भी जरूरी। मतलब क्या है, आधुनिक तरीके से खेती में आप कम भूमि में भी ज्यादा पैदावार कर सकते हैं। तो आपको पूंजी तो लगनी है, मतलब पूंजी को नहीं छोड़ सकते आप। पूंजी तो हो गई भैया कि चाहिए अधिक पूंजी, और मशीनें भी लग रही। हमने देखा कि ट्रैक्टर और मशीन ये भी लग रहा है, इसकी भी जरूरत है। जमीन अगर कम भी है तो भी बात बन जाएगी, और अगर ज्यादा है तो बहुत अच्छी लागत बहुत आ जाएगी, तो फिर आपकी एकड़ी निकल आएगी अगर ज्यादा करेंगे तो कम भूमि पर ही लोग ज्यादातर, जैसे जिनके मध्यम किसान ज्यादा कर लेते हैं, तो कम भूमि भी है तो भी चलेगा। मतलब क्या हो गया, उपरोक्त सभी जो है वो सही जवाब आपका हो जाएगा। समझ में आई बात पे, क्या सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 7, जरा पढ़ लो एक बार। क्या पढ़ोगे, उत्पादन का सबसे प्रमुख कारक क्या है। उत्पादन के 3 प्रमुख कारकों पर आपने चर्चा की थी, श्रम, भूमि और पूंजी। और पूंजी से ही क्या आएगी, पूंजी से ही तो मशीनरी आएगी। मशीन कोई फ्री में देगा हमको कि हम चलेगा कि हमको दे दे, बोले भैया तुम आयो ले जाओ। पूंजी लगेगी, दाम देने पड़ेंगे। दाम दोगे तो वो दे देगा, दाम नहीं दोगे तो वो भागा और देगा, बोले आना नहीं आज के बाद, यहाँ पैसा हो तो आना, नहीं तो मत आना। मतलब क्या हो गई, मशीनरी का मतलब क्या हो गया, पूंजी आपको लगेगी। तो उत्पादन के सबसे प्रमुख कारक श्रम, भूमि और पूंजी हो जाएंगे। सही जवाब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है वो सही जवाब आपका हो जाएगा। क्लियर बात। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। बहु फसल से क्या तात्पर्य। बहु मतलब होता है बहुत, फसल मतलब समझते हैं क्या तात्पर्य। गेहूं चावल की खेती, ये तो नहीं, खेती वाला समझ में नहीं आ रहा। वैकल्पिक पंक्ति में 2 फसलें, वैकल्पिक पंक्ति में बहु फसल कहां हो गई। फसल मतलब समझते हैं, ये तो एक ही फसल की बात कर रहे हैं ना। ये तो अपन ने प्रत्येक वर्ष एक ही खेत में एक से अधिक फसलें, एक ही खेत में फसलों की खेती और जानवरों का पालन। मतलब वहीं आपने खेती कर ली, वहीं जानवर लगाया और बाद में जानवर छोड़ दिया कि बोले चल लो यहाँ पर, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब होगा इसका कि प्रत्येक वर्ष एक ही खेत से एक से ज्यादा पैदावार लेना, एक से ज्यादा फसलें उगाना, उसको आप क्या कहते हैं, वो बहु फसल कहलाता है। यहां तक की बात क्लियर है सभी को। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो क्या कहता है प्रश्न नंबर 9, ये रहा आपके सामने। कार्यशील पूंजी का अर्थ क्या होता है। आपके पास 2 प्रकार की पूंजी थी, जिनको आपने एक स्थायी पूंजी कहा था, याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया है आपको। और एक क्या कहलाएगी, एक को कहेंगे आप कार्यशील पूंजी कहेंगे। ये 2 आपको देखने को मिलेंगे। स्थायी पूंजी का मतलब क्या हो गया, स्थायी पूंजी मतलब जहां आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, मतलब एक बार चीज बना दी, उसका उपयोग आप लंबे समय तक कर लेंगे, वो स्थायी पूंजी है। कार्यशील पूंजी का मतलब क्या है कि आपने कोई काम करने के लिए किया, जिससे मान लीजिए कि ये बोर्ड जो है जिस पर आप पढ़ रहे हैं, ये स्थायी पूंजी है। ये कैमरा जो है वो स्थायी पूंजी है, मतलब एक बार लगा दिया कई सारे वीडियो बना देंगे। जो मैंने यहां पर ये स्लाइड बनाई है, ये सवाल लिया है, ये लिखा है, ये कार्यशील है। ये पढ़ाने के बाद खत्म, मतलब मैंने पढ़ाया और ये खत्म। मतलब हम क्या कह सकते हैं, उत्पादन के साथ चीज क्या हो जाएगी, खत्म। तो इसको क्या कहेंगे, कार्यशील। उत्पादन के मतलब से वो बनाई गई, उत्पादन हो जाने के बाद वो समाप्त हो जाएगी। अगला उत्पादन करना है तो फिर आपको फिर से वो बनाना पड़ेगा। अगला वीडियो बनाना तो अगली स्लाइड बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि यही स्लाइड लेके मैं कक्षा 10वीं पढ़ा दूं, यही स्लाइड लेके मैं 12वीं पढ़ा दूं, ऐसा तो होगा नहीं। 9th पढ़ा रहा हूं तो 9th के लिए स्लाइड बनानी पड़ेगी। तो मतलब क्या हो गया, जैसे ही 9th कंप्लीट होगा ये स्लाइड खत्म, 10th के लिए अगला स्लाइड चाहिए। तो वो क्या होगा, इसको क्या कह देंगे, कार्यशील पूंजी कह देंगे। समझ में आई बात। कार्यशील का मतलब हम वो चीजें जैसे उत्पादन के साथ जिसका जो खत्म हो जाएगी उसको क्या कहेंगे, वो कार्यशील कहलाएगी। तो सही जवाब क्या होगा इसका, कच्चे माल और हाथ में पैसा। उपकरण, मशीन और भवन जो है वो स्थायी का पार्ट है। कच्चा माल क्या है, मान लीजिए कि आपने कपास लिया और कपास से आपको सूत का उत्पादन करना है। तो ये कब तक कच्चा माल है कपास, जब तक सूत नहीं बना। जैसे ही सूत बन जाएगा कपास रहेगा क्या, नहीं रहेगा, खत्म। कपास खरीदने के लिए पैसा लिया आपने, कपास पैसा दिया आपने और कपास खरीदा, पैसा खत्म कि रहेगा, पैसा खत्म। अब कपास से सूत बना, सूत बेचकर हम कमा लेंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन जिस चीज के लिए हमने खर्च किया वो तो करते ही खत्म हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, उसको हम कार्यशील पूंजी कहेंगे। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक कृषि का प्रभाव है, ये बताना है। मिट्टी का क्षरण, वनों की कटाई, भूजल में कमी। लगभग आधुनिक कृषि से ये तीनों बातें जो है उन पर प्रभाव पड़ता है। तो उपरोक्त सभी के
साथ हम जाएंगे और इस आंसर को हमने लॉक कर दिया है। अब हम बाकी के तीनों का कारण समझ लेते हैं। मिट्टी का क्षरण मतलब क्या होता है? मिट्टी को नुकसान पहुंचना। नुकसान कैसे पहुंचना? पृथ्वी की, मतलब अगर हम कोई खेत मान लेते हैं, कोई खेत अगर हम लेते हैं तो खेत का सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? वो आपका मिट्टी कहलाती है। अब आधुनिक खेती में आपने बहुत सिंचाई की तो ऊपरी परत पर जो पैदावार मतलब उर्वरकता होती है वो बह जाएगी, तो क्या हो जाएगा? मिट्टी का क्षरण हो जाएगा। आधुनिक खेती में नए नए खेत बनाने के लिए वनों की कटाई करते हैं, सिंचाई बहुत करते हैं, तो भूजल की भी बहुत कमी हो जाती है। तो इस कारण से क्या कर दिया हमने? उपरोक्त सभी को लॉक कर दिया। अगले प्रश्न की तरफ चले कि प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है हमसे। तो प्रश्न नंबर 11 कहता है पालमपुर में कितने परिवार रहा करते थे? आपको बताना है। 150, 250, 350 और 450। 450 थे, इनमें से 1/3 दलित परिवार थे, फिर कुछ 80-85 परिवार आपने ऊंची जाति के देखे थे, बाकी मध्यम के लोग रहा करते थे। ये 450 परिवार रहा करते थे। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, पढ़ लें एक बार। ये रहा प्रश्न नंबर 12। पालमपुर गांव में अधिकांश छोटे किसान पूंजी की व्यवस्था के लिए किस पर निर्भर हैं? छोटे किसान बैंक जा पा रहे, तो हमने पूरे चैप्टर में बैंक की चर्चा नहीं सुनी, बैंक तो नहीं जाएंगे ना, तो हमने सरकारी समितियों की चर्चा सुनी और ना हमने कोई दोस्त और रिश्तेदार को सुना। पढ़ा क्या चैप्टर में? मजबूरी में कोई मदद करने आता है? कोई नहीं आता। मजबूरी का फायदा सब कुछ उठाते हैं, मतलब कहां जाना है? साहूकार के पास। मजबूरी में कोई मदद करने नहीं आता, ये बात आप मान लेना। आपको मतलब एक कहावत है बहुत फेमस कि अगर स्वर्ग की प्राप्ति आपको करनी है तो आपको मरना पड़ेगा, तब आप स्वर्ग जा पाएंगे। आप सोचेंगे हम ऐसे ही चले जाएं तो नहीं जा पाएंगे। कहने का मतलब कि अगर आप भविष्य में अच्छा जीवन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर आए हमारे, आप चाहते हैं कि अच्छी परसेंटेज आए, सभी आसपास के 4 लोग आपकी बात करेंगे वो लड़का वो लड़की बहुत अच्छी थी पढ़ने में, उसके लिए आपको तपना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ला पाएंगे। खेलते कैसे होगा कि बोले दिन भर खेला, किताब छुई नहीं और किताब आपसे बन जाए? आप वो थोड़ी है, जादू थोड़ी है, कोई मिल गया कि ऐसे हाथ दिखाया बोले सब बने। ये पिक्चरों में होता है, हकीकत में नहीं होता। और पढ़ेंगे नहीं तो नप जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फिर लोग अब बोलेंगे कि बोले वो तो गधा था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप समझ गए ना, मजबूरी का फायदा सब कोई उठाते हैं और मदद करने कोई नहीं आता, तो गांव के साहूकार हो जाएंगे, ऊंची ब्याज दर पर पैसा देंगे, काफी ब्याज आपसे वसूला जाएगा। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? फ्लड आ गया है तो बोले बाढ़ तो नहीं है, तो अब बाढ़ तो नहीं होनी चाहिए। बाढ़ नियंत्रण, मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, अनाज उत्पादन। तो ये ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध उत्पादन संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड को हम एक और नाम देते हैं जिसको कहते हैं श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन, है ना। श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, अंग्रेजी में से व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं? तो बाढ़ नियंत्रण के लिए हम अलग अलग प्रकार की चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे नदी पर बांध बना देना। मछली उत्पादन या झींगा उत्पादन को पिंक रेवोल्यूशन कहते हैं, उससे हम उत्पादन कर लेते हैं, वो अलग एक काम है। अनाज उत्पादन के लिए हमने देखा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, अनाज उत्पादन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हरित क्रांति का उपयोग करते हैं। तो ये बात क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चले, तो चलिए बात ये यहां तक की बात क्लियर है ना सभी को। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 14। भारत के किस राज्य में रासायनिक उर्वरकों की खपत सबसे ज्यादा है? तो अब आपको देखना होगा किस राज्य में है, तो उस राज्य का नाम सबसे पहले आप, रासायनिक उर्वरकों की खपत का कारण क्या है? तो खपत का कारण है हरित क्रांति। क्योंकि हरित क्रांति से उस राज्य ने उत्पादन बढ़ा लिया होगा, और उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति ने कई सारे टूल बताए थे, कई सारे हथियार बताए थे, जिनमें रासायनिक उर्वरक एक था, कीटनाशक एक था, अधिक सिंचाई एक थी, और हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज हैं जिसको संकर बीज कहते हैं वो भी थे। तो इसमें से कौन होगा? तो आपको पता होगा कि हरित क्रांति का प्रभाव कहां कहां पड़ा था? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और राजस्थान का तो हमने पढ़ा नहीं था। तो आप देखेंगे यहां पर क्या था कि हिमाचल तो होगा नहीं, उस पर राजस्थान होगा नहीं, बचे 2 पंजाब हरियाणा। हरियाणा पंजाब की तुलना में पीछे भी है और बराबरी राज्य आप देख सकते हैं, लेकिन जो पंजाब है वहां पर आप रासायनिक उर्वरकों की सब सर्वाधिक खपत आप देख सकते हैं, सर्वाधिक उपयोग पंजाब में किया जाता है। क्लियर बात? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 15। पालमपुर में कृषि गतिविधियों का दायरा सीमित होने का कारण आप बताइए। पालमपुर गांव था, वहां पर कृषि गतिविधियों का दायरा जो है वो सीमित क्यों था, उसका आप कारण बताएं। भूमि की निश्चित राशि, सिंचाई की कमी, श्रम की कमी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कृषि गतिविधियों का दायरा जो सीमित था उसका एक बड़ा कारण है भूमि की एक निश्चित राशि, मतलब भूमि को बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो आप देखें पालमपुर में, अगर आप देखते हैं पालमपुर गांव की अगर हम बात करें तो आप पाएंगे
कि पालमपुर गांव का जैसे ही हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप देखेंगे यहां पर 450 परिवार मिलेंगे। 450 परिवार में 150 परिवार वो होंगे जो भूमिहीन है, मतलब जिनके पास जमीन नहीं है। 80 परिवार वो हैं जिनके पास जमीन बहुत है, बड़े किसान हैं। बाकी के बच्चे जो आप देखेंगे कि आपको थोड़ी बहुत ऐसे कम मध्यम मझोले ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, बीच में 200-400 परिवार जो होंगे, 200-250 परिवार होंगे। मतलब जमीन को अगर सबके पास जमीन होता, श्रम उपलब्ध है, सिंचाई उपलब्ध है, सब कुछ है, हाईटेक सब चीजें हैं, सब जानते हैं, जमीन ही नहीं, आधा बीघा जमीन है, क्या खेती करेंगे? आधा एकड़ जमीन है, आधा हेक्टेयर जमीन है, क्या करेंगे? तो भूमि की निश्चित राशि, भूमि अगर ज्यादा होती, थोड़ा और ज्यादा होती या बढ़ा सकते होते, सबको दे सकते होते, तो शायद कृषि गतिविधियों का दायरा सीमित ना होता पालमपुर के अंदर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भूमि, श्रम और पूंजी को एक साथ रखने वाला व्यक्ति कौन होता है? कौन कौन सी चीजें याद रखना? भूमि, श्रम और पूंजी, इन तीनों को एक साथ रखने वाला व्यक्ति। और ये तीनों कहां काम में आते हैं? ये तीनों उत्पादन के कारक हैं। आपको पता होगा क्या किसके कारक हैं? उत्पादन के कारक हैं। तो मतलब ये इनका उपयोग उत्पादन में होगा। तो इन तीनों को एक साथ रखने वाला कौन है? तो आपने देखा कि यार किसान के पास तो पूंजी होती नहीं है ज्यादा, आप जानते हैं, क्योंकि 85% किसान तो छोटे हैं, छोटे कृषक हैं, पूंजी तो है नहीं, कर्जा ले लेकर मरे जा रहे हैं, तो किसान तो होंगे नहीं। साहूकार के पास जमीन नहीं होती है या वो श्रम नहीं कर सकता है ना, ये सारी दिक्कतें हैं। प्रबंधक और जमींदार, इनके साथ भी ऐसी दिक्कतें हैं। तो क्या होगा? सही जवाब उद्यमी, मतलब जो उद्यम स्थापित करेगा, जो कोई इंडस्ट्री लगाएगा, जो कोई कारखाना लगाएगा, वो उसके पास उसने जमीन भी ली होगी, लोगों को किराए पर रखा भी होगा और पैसा भी उसके पास पर्याप्त होगा। तो ये तीनों, और उद्यमी क्या करेगा? अपने उद्यम में उत्पादन करेगा। तो उत्पादन के ये तीनों कारक भी हैं और उद्यमी के पास ये तीनों होंगे भी। इन तीनों को एक साथ रखने वाला व्यक्ति उद्यमी कहलाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 17, उच्च उपज देने वाली किस्म जिसको HYV हाई यील्ड वैरायटी कहते हैं, हाई HYV बीज के खालिस्तान के द्वारा विकसित किए जाते हैं। मतलब ये किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं? हमारे द्वारा, आपके द्वारा? है क्या ऐसा? अरे नहीं यार, हम आप नहीं है ना। क्या है ऑप्शन में? 4 ऑप्शन है। अनुसंधान संस्थान, कारखानों में बनाते हैं, कृषक भारतीय सहकारी समितियां, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखें कारखानों में तो नहीं बनते होंगे, कारखानों में हाई यील्ड कैसे करेंगे? समितियां भी नहीं होंगी। खासतौर से कहां होगा? अनुसंधान केंद्र के अंदर, रिसर्च सेंटर, जहां पर हम खोज करते हैं, जहां पर खोज की जाएगी, वहां पर ये बीज बनाते हैं। तो कहां बनाएंगे? अनुसंधान संस्थान में HYV बीज बनाए जाते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, पशुओं के चारे के लिए किस खरीफ की फसल का उपयोग करते हैं? गन्ना, आलू, ज्वार, बाजरा और गेहूं। गेहूं का उपयोग करते हैं हम अपने लिए, आलू का उपयोग करते हैं अपने लिए और कारखाने के लिए, गन्ने का भी उपयोग करते हैं अपने लिए, शक्कर बनाएंगे इससे, गुड़ बनाएंगे इससे। ज्वार बाजरे का उपयोग हम अपने लिए भी कर लेते हैं और जानवर के लिए भी कर लेते हैं। ज्वार बाजरा हम खाते भी हैं, और अगर इसकी फल आने के पहले काट दिया, काफी बड़ा पेड़ होता है इसका, काट दें, कटिया कर दें, मतलब कटाई मशीन में डाल के छोटे छोटे टुकड़े करके, और जानवरों को खिलाने के काम में भी आता है। तो क्या आ जाएगा? ज्वार बाजरा काम में आ जाएगा। तो ये सही जवाब हो जाएगा। खरीफ की फसल, आपको पता है कि मानसून के साथ उगाई जाने वाली फसल को आप खरीफ की फसल कहते हैं। तो यहां पर हम ऐसे भी निकाल सकते थे, क्योंकि गन्ना जो है वो क्या है? 1 वर्ष की फसल है, तो खरीफ की नहीं होगी, तो इस कारण से कैंसिल हो जाएगा। आलू जो है उसको अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, तो खरीफ नहीं होगा। खरीफ का मतलब मानसून के साथ, मतलब जून जुलाई वाले महीने में आ जाना चाहिए। गेहूं जो है वो रबी की फसल है, चूंकि इसको भी अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, तो इस कारण से ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? बचा ज्वार बाजरा। तो क्या हो जाएगा? यही खरीफ की हो गई। ऐसे निकाल सकते हैं आंसर को, मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट, मतलब हटा हटा कर भी हम आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक कृषि पद्धति से संबंधित है? ये बताना है कौन सा आधुनिक कृषि पद्धति से संबंधित है। एकाधिक फसल, HYV बीज का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, और दोनों, मतलब कौन से? खा और का। आधुनिक जो आजकल चल रही है, तो आजकल HIV का यूज भी चला है। HYV जो है, HIV मत कह देना, HIV तो समझ तो एड्स कहलाता है। HYV हाई यील्ड वैरायटी, हिंदी में इनको क्या कहते हैं? संकर बीज। ठीक है, तो संकर बीज। दूसरा आ जाएगा यहां पर रासायनिक उर्वरक, ये भी बहुत चल रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो यही करेक्ट हो जाएगा भाई, ये सही हो गया, लॉक कर दिया इसको अपन ने। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भारत के किस क्षेत्र में सिंचाई का स्तर निम्न है? सिंचाई मतलब जहां होती नहीं है, मैदानी क्षेत्रों में नदियां हैं, नदियों से नहर निकल जाती है, आसानी से ट्यूबवेल भी लग जाते हैं, सिंचाई हो जाती है। तो आप देखेंगे मैदानी क्षेत्रों में तो हो जाएगी सिंचाई का स्तर, यहां पर हो जाएगा, तटीय क्षेत्रों में भी हो जाएगा। जब इन दोनों पे हो जाएगा तो यहां ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा, इनको काट दो, बचा क्या, दक्कन का पठार है, पठारी क्षेत्र में नहीं हो पाता, तो सही जवाब क्या होगा, पठारी क्षेत्र मतलब दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है बहुफसली का अर्थ खालिस्तान उगाना होता है क्या? केवल 2 फसलें, केवल 3 फसलें, 4 फसलों तक, या एक से अधिक? मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा हो गई तो 2 हो गई, 2 का मतलब बहु हो गई, बहु का मतलब क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या कर दें, लॉक करें, कर देते हैं। अगला प्रश्न आता है आपके सामने 22वां, एक खेतीहर मजदूर के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी क्या है? 500 मिलती है, 800 मिलती है, 700 मिलती है, 300 मिलती है। तो सरकार ने, हमने देखा था खेतीहर मजदूर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके, 300 रुपए फिक्स किए गए हैं, तो 300 फिक्स है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अचल पूंजी है, मतलब जिसको लंबे समय तक हम उपयोग कर पाए? 4 ऑप्शन है, उपकरण, मशीनें, उर्वरक और कीटनाशक, मिट्टी और बीज। उर्वरक और कीटनाशक एक बार में खत्म, बीज एक बार में खत्म, दोबारा पैदा हो जाएगा। मिट्टी जो है बनती बिगड़ती रहती है, मिट्टी, खेत होता तो अचल हो जाती, मिट्टी तो बनती बिगड़ती रहती है। उपकरण मशीनें क्या है, एक बार खरीद ली, लंबे समय तक काम करेंगे हम इनका, तो क्या हो जाएंगे, आपकी अचल पूंजी हो जाएंगी, तो ये सही जवाब हो जाएगा। क्लियर बात? अगले प्रश्न की तरफ चलें, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन वर्षा ऋतु में नहीं उगाया जाता है? मतलब कि वर्षा ऋतु में नहीं उगाया जाता है, मतलब कि क्या कह देंगे, कौन सी फसल हो गई, खरीफ की ना हो, खरीफ में नहीं उगाया जाता, ऐसा भी कह सकते हैं ना, सवाल बदल सकता है। ज्वार, बाजरा, गेहूं, सोयाबीन, चावल। आप देखिए, अभी हमने पिछले सवाल में देखा था कि ज्वार बाजरा खरीफ की फसल है जिसको जानवरों के लिए उगा रहे थे, देखा था कि नहीं? सोयाबीन जो है वो भी बरसात के साथ उगाया जाता है, और चावल भी आपने देखा होगा बरसात के साथ उगाते हैं, क्योंकि चावल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इस कारण से उसको बरसात के साथ उगाते हैं। गेहूं हमेशा ठंडी में उगाते हैं, इस कारण से इसको कहेंगे कि ये बरसात के साथ नहीं उगाएंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये हमने अपने चैप्टर से संबंधित जो एमसीक्यूज थे उनको यहाँ पर कवर किया, देखा कि भाई क्या क्या एमसीक्यू हो सकते थे, उन सबको हमने यहाँ पर समझा, जाना कि कौन कौन से हो सकते, खास खास एमसीक्यू यहाँ पर देखे। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो फेमस है हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए। ये एजुकेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे ऐप पर मिल सकती है, जो कि 100% फ्री है। आप 100% फ्री मतलब कोई भी वीडियो देखें, आपको कुछ खरीदना नहीं है, कोई कोड आपको लगाना नहीं है। हमारे चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर आपको ये इतने डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिलेंगे। स्कूलिंग मतलब सीबीएसई, एनसीईआरटी और हिंदी मीडियम के बारे में बात की गई है, इंग्लिश मीडियम के बारे में बात की गई है, फिर एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी जेईई, नीट, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड का भी सिलेबस शायद हो रहा है यहाँ पर कवर। स्पोकन, बैंक, इंश्योरेंस, एसएससी, आरआरबी, यूपीएससी, जैप के सारे कोर्स फ्री हैं, कोई पैसा आपको यहाँ पर नहीं देना है। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम, इन सब जगह पर मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल है। आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक बिल्कुल स्कूल शिक्षा के और भारत के, ये आप देखें, आप सभी बोर्ड जो भी हिंदी माध्यम के बोर्ड हैं, सभी बोर्ड का पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में कवर करा रहा है। तो ये वीडियो कैसे प्राप्त करेंगे और आप जुड़ेंगे कैसे हमसे? तो जुड़ने का साधन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी है, और आप करेंगे क्या, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चूंकि जरूरी यह है कि सभी तक ये वीडियो पहुंचे, तो आप सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी दबा दें, तो आपको पता चलता रहे कि भाई कौन सा वीडियो आने वाला है। वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर बांटें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी फायदा हो सके। कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करें, ये बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। आप पे कोई डाउट है तो आप उनको भी कमेंट में डाल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, पढ़िएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।